ऐसा करना मुश्किल होता है तो इसमें तो कभी नहीं हो रहा है जान दो। हेलो यस सर। हाँ आर वी ऑनलाइन? यस सर, यस सर। yes, we can hear you. Yes, good to start, sir. हाँ तो और जिसके भी जो पहले क्वेश्चंस हैं वो प्लीज हाँ, चैट हाँ, बॉक्स में लिख लीजिए. हाँ Yeah. तो पहले मेरा स्क्रीन करिए. आप देख पा रहे हैं? We've shared the screen. नहीं मेरे इसमें नहीं आ रहा है. चलिए मैं स्टॉप स्क्रीन कर रहा हूँ, पहले आप कर लीजिए, इसके बाद शेयर कर लूंगा. हाँ Yes, हाँ हाँ. जी सर. नमस्कार. Namaskar. This is the last day of this session. Hope you must have enjoyed it. And let's cover the total. उसके बाद में अपन थोड़ा सा पहले पीपीटी देखेंगे, उसमें इंटरेक्शन होगा. बाद में कुछ आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा मैं, उसमें भी इंटरेक्शन होएगा. फिर आपको बाकी कुछ स्लाइड्स दिखाएंगे और then we'll come to the question answer. And that will finish up today's. उसके बाद में फिर then we'll in the end again we'll talk something. ठीक है, so let's start the PPT. ओके सर. यस सर. ठीक है, तो today our topic is aquatic and water gardening. ये टॉपिक नॉर्मली बहुत कम जगह कवर हो पाता है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, बट अपने यहाँ इंडिया में इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देने की लोग जरूरत नहीं समझते. लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जिनको भी एक बार इसमें इंटरेस्ट आ गया, उनका इंटरेस्ट इसमें कंटिन्यू होता है. और दिस इज समथिंग लाइक फिट एंड फॉरगेट वाली चीज है. इसको बहुत कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है. तो वील टेक दिस. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. ये जो लेआउट है, ये एक्वेटिक गार्डन का लेआउट कैसा होता है. इसमें कई टाइप के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं. उसको किस तरह के प्लांट कहाँ किस तरह से सेट किया जाए, वो आपका ये लेआउट में दिखाया हुआ है. जैसे वाटर लिली और लोटस होता है, ये सबसे नीचे जो आप पीले फूल वाला देख रहे हैं ना, ये वो है. उसके बाजू में थोड़े से रेज्ड एलिवेटेड पे जो रखे हुए हैं, ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, आगे इसका डिस्क्रिप्शन आएगा, कि जो पानी के बाहर आते हैं लेकिन उनकी रूट्स और थोड़ा सा पोर्शन पानी के अंदर होता है. उनके ग्रोथ के हिसाब से उनको अलग अलग लेवल पे सेट किया रहता है. एक्चुअली नेचुरली ये अलग अलग जगह ग्रो होते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप देखिए कोई भी वाटर बॉडी होगा तो किनारे से स्लांटिंग होती है, एकदम से गहराई नहीं आती. तो स्लांटिंग में जो किनारे पे शैलो वाटर्स में जो होते हैं वो अलग प्लांट होते हैं, जो डीप वाटर में होते हैं वो अलग प्लांट होते हैं. वो हिसाब से आपको आपके यहाँ जो भी आप पूल बनाते हैं, जो भी उसमें सेटिंग कर सकते हैं. जहाँ शैलो वाटर वाले आपको रखना है, आपका पूल की डेप्थ तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो उधर आप कुछ उसके उनको प्लेटफॉर्म बना के ऊपर रख दीजिए. ये बाकी जो प्लांट्स हैं, कुछ जो है बिल्कुल बॉक प्लांट्स कहलाते हैं, वो किनारे पे ही रहते हैं, जिनमें सिर्फ पानी ऊपर नहीं भरा रहता, उनके जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा गीली रहती है. वो आपको एक साइड में देंगे, बिल्कुल जो लेफ्ट में दिख रहे हैं वो हमको उस तरह के प्लांट्स हैं. तो उसको भी आप लेवल इंक्रीज करके आपके पॉन्ड में रख सकते हैं, कि हमेशा वो उसके पानी बना रहे, उसके नीचे हमेशा मिट्टी गीली रहे. नेक्स्ट. Next slide. Aquatic plants, definition, types or importance. So we all know plants are of different types. We have been made familiar with plants that are on land, but what about the ones underneath the water? अपन ज्यादातर उन्हीं प्लांट के बारे में अपने दिमाग में रहता है जो लैंड पे होते हैं. पानी के अंदर भी बहुत सी वैरायटी है. एक एस्टिमेट से करीब करीब वर्ल्ड की 60% वैरायटीज ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इज अंडर वाटर. अपने को अभी उनके बारे में उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मोर देन 60% जीनिया पानी के अंदर में भी है. They are the plants that are meant to live underwater.
aquatic plants are very fascinating and have unique color characteristics. अब next slide. ये slide में आप देखेंगे कितने सुंदर दिखते हैं. These are all which are submerged inside. ये just for आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से plants कई तरह के होते हैं. ये आपको पानी के अंदर रहते हैं. There are certain grasses also जो पानी के अंदर रहती है. Certain shrubs also जो पानी के अंदर रहते हैं. Next slide. What are aquatic plants? थोड़ा सा define कर लें अपन. Any type of plant or vegetation which lives and grows in water is called an aquatic plant. कोई भी vegetation हो जो पानी के अंदर grow होता है वो aquatic कहलाता है. There are found in all type of waters, whether sea water or fresh water. For instance, you can see them in oceans, rivers, lakes, ponds, and many more. Wetlands. ये aquatic plants जो होते हैं ये कई जगह आपको जहां पानी है नेचुरली भरा हुआ उसमें आपको aquatic plant, यदि उसको पानी कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो आपको aquatic plants दिख जाएंगे. ये सी वाटर में भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं. जैसे aquatic animals that have a unique characteristics, aquatic plant also have features which are terrestrial plants do not possess. जैसे अपने जमीन पे जो जितने जानवर है, जितनी वैरायटीज जिंदा चीजों की दिखती है वैसे ही एक्वेटिक प्लांट्स में भी होती है. सबके कैरेक्टरिस्टिक्स भी दोनों जगह अलग अलग होते हैं. ये आप जितना स्टडी करेंगे उतना आप उसके बारे में समझेंगे. नेक्स्ट, importance of aquatic plants. Yeah, usually we refer to these aquatic plants as submerged microphytes. It is essential to learn that their importance, though they are not to be seen in our daily lives, nonetheless they carry great importance. They are quite an essential part of aquatic ecosystem. अपने को ये ज्यादातर दिखते नहीं है क्योंकि सबमर्ज्ड होते हैं, लेकिन इनकी बहुत एसेंशियल होते हैं. इंपॉर्टेंस इसकी अलग ही तरह से होती है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो फॉर इकोसिस्टम. ये अपन रोज की रोजमर्रा की लाइफ में नहीं देखते हैं, लेकिन उतना ऑब्जर्व भी नहीं करते हैं. लेकिन इसकी जो इकोसिस्टम के लिए जरूरत है वो बहुत ज्यादा है. जैसे अपने वर्ल्ड का between 85 and 90% of oxygen is generated through sea and through algae which is in the sea. अपना वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय ओशन. ये ओशन में एक एल्गी है जिसके कारण वो जो ऑक्सीजन जनरेट करती है वही ऑक्सीजन अपने एटमॉस्फेयर में ज्यादातर होता है. अपना 80 to 90% ऑफ ऑक्सीजन इन आवर एटमॉस्फेयर इज जनरेटेड एंड रिफाइंड थ्रू ओशन एल्गी. इसका बहुत ज्यादा महत्व है. समुद्र का रंग जो हल्का सा हरा टाइप दिखता है, एक्वामरीन जिसको बोलते हैं, वो इस एल्गी के कारण ही दिखता है. और ये एक्वेटिक लाइफ है, इसी के कारण इतनी ऑक्सीजन अपने को मिलती है. इससे आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा. Furthermore, they provide oxygen to the animal species living underwater. It is very important for their metabolic process. जो पानी में जितने एनिमल स्पीसीज हैं वह भी जो एयर लेते हैं ये वाटर के ही थ्रू लेते हैं, और इसमें ये प्लांट्स बहुत ज्यादा महत्व करते हैं. अपन अगली स्लाइड में देखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. Moreover, they also supply food to some of the species of animal living underwater. For instance, the turtles eat algae present in freshwater pond surfaces. इसी तरह से कई तरह की फिशेस हैं, वो भी एल्गी या बाकी पत्ते वगैरह खाती हैं. जो स्नेल्स हैं वो इसमें जितना मटेरियल डेड होता है एक्वेटिक प्लांट्स का वो खा के स्नेल्स टाइप की चीजें वो सब जिंदा रहती हैं. While some remain underwater, some of the aquatic, ये फ्रेश वाटर के ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं कुछ प्लांट.
कुछ अंडर वाटर ही रहते हैं, उनका स्टेम्स और रूट्स नीचे रहती है, और जो जमीन से मट्टी से नीचे की ओशन में या वाटर बॉडी के बेड से फिक्स्ड रहती है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग करंट में भी नहीं बहते हैं। जैसे आप देखेंगे जो मॉस रहती है, जो अपन जिसको पत्थरों के ऊपर हरा हरा मॉस चिपका रहता है, वो बिल्कुल कड़क चिपका रहता है, कितने भी जोर से उसके ऊपर से पानी जाए वो निकलता नहीं। तो अलग अलग झाड़ों की अलग अलग विशेषता होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट it does not matter if they are territorial plants or aquatic, all of them need sunlight. ये हर प्लांट को सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सिर्फ बहुत कम ऐसे हैं जो डीप सी के अंदर होते हैं जिनको बहुत लेस ऑफ सनलाइट चल जाता है, लेकिन ज्यादातर को अच्छे सनलाइट की जरूरत रहती है। इनको सॉइल, वाटर और गैसेस की भी जरूरत रहती है। इसके ही थ्रू ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और इससे ही उनका फूड मटेरियल प्रिपेयर होता है। दे नीड द सनलाइट फॉर दैट। मोरओवर द सॉइल हेल्प्स इन होल्डिंग देयर रूट्स। जमीन में जो उनकी बेड पे जो है, बेड में जो जमीन में चली जाती है रूट्स, वो उनको उनके जगह पे खड़ा रखती है। द टेरेस्टोरियल प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू पावर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत रहती है फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसे अपने जमीन के बाहर के प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं दिन में, और उसको उससे अपना फोटोसिंथेसिस करके वो कार्बन यूज करते हैं, वैसे ही ये थोड़े से ज्यादा एडवांस्ड होती है वैरायटी जो अंडर वाटर होते हैं। ये अब डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन निकालती हैं जो पानी में डिसॉल्व होते जाते हैं। इसलिए पानी की लाइफ के लिए प्लांट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप कोई बर्तन में सिर्फ एनी एक्वाटिक एनिमल, इवन आपके एक्वेरियम में आप सिर्फ मछली छोड़ देंगे और उसमें एयर बबल नहीं होती रहेगी, तो कुछ दिन में मछली को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी और घबराते हुए कुछ दिन बाद में वो खत्म ही हो जाएगी। उसको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। उसको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को रिवाइव करने के लिए उसमें या तो प्लांट्स होना है या उसमें एयर फ्लो होना है, बबलिंग होनी है। इसलिए आप देखेंगे जितने एक्वेरियम होते हैं उसमें ज्यादातर लोग एयर बबल करते हैं या एक्वेटिक प्लांट लगाते हैं। यही बात अपने पॉन्ड्स में भी होती है। नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, ये कुछ सबमर्ज्ड होते हैं, कुछ इरेक्ट होते हैं, कुछ फ्री फ्लोटिंग होते हैं। सबमर्ज्ड एक्वेटिक वीड्स, submerged plants are rooted in the pond bottom and grow up through the water column. Emergent or aquatic weeds, free floating aquatic weeds. Next slide. Diverse kind of water plants, जैसे एल्गी। एल्गी मतलब काई। काई कई तरह की होती है, अपने को सिर्फ जो हरा पतला सा दिखता है वो नहीं, काई कई बहुत सी टाइप की होती हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ एल्गी। Some have very thick ये स्ट्रक्चर, वो पानी पे फ्लोट करती हैं। कुछ बहुत फाइबरस होती हैं। There's a number of type of algae. There are most common type of aquatic plants. You can find them in oceans as they have no roots. जैसा मैंने बताया कि अपनी ऑक्सीजन ज्यादातर ये एल्गी ही क्रिएट करती है। They don't have any roots, leaves or stems. They are really small and important part of the ocean food chain. For instance, lingby and musk grass are algae जो समुद्र में होती हैं ज्यादातर। Next, floating plants. These plants are not fixed to the bottom of the water. However, they do have roots that absorb the water. You can find them in fresh or salt water. Their leaves are firm and remain flat to absorb more sunlight. For instance, lilies, lotus, water hyacinth, etc. ये भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं। इनके पत्ते ऊपर की सरफेस पे तैरते रहते हैं
और सरफेस पे से ये लाइट लेती है, यहाँ से इनके बाय रूट सिस्टम दे आर टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, वहां पे मट्टी इनकी जरूरत रहती है, उसमें फिक्स रहती है। सबमर्ज्ड प्लांट्स, नेक्स्ट ये सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं। दीज टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर रूटेड इन द वाटर्स फ्लोर। Most of the vegetation of this pond is found underwater. They have thin and narrow leaves. For instance, hydrellias and bog moss are submerged plants. आप देखते हैं कई पानी में आपको कई बार स्पेशली लोग अपने एक्वेरियम में भी डाल देते हैं। एक बेल सरी की होती है जिसमें बारीक 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 पत्ते होते हैं, ये पानी के अंदर सबमर्ज्ड रहती है और दे आर नोन एज ऑक्सीजनरेटर्स। इसके लिए अपन उसको एक्वेरियम में डालते हैं। वैसे ही बहुत टाइप के सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं जो ऊपर आते ही नहीं है सरफेस पे, वो नीचे ही नीचे रहते हैं। अब इमर्ज्ड प्लांट्स, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। We also refer to them as immersed plants. They are rooted to the ground of the water. However, most of its vegetation is above water instead of soil. They require constant sunlight. For instance, knotweed, red roll, and immersed plants. ये और भी टाइप के आपको मैं फोटोज दिखाऊंगा जो पानी के ऊपर ही बढ़ते हैं लेकिन इनकी रूट अंदर रहती है, ये सरफेस के बाहर आ जाते हैं। इनके पत्ते सरफेस पे तैरते नहीं होते, पूरी तरह से सरफेस के बाहर होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये देखिए, कई लोगों ने पूछा था मुझसे कि लोटस और वाटर लिली में क्या डिफरेंस है, तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ एक साइड में लोटस दिख रहा है आपको, जिसको निलेम्बो इज इट्स बोटेनिकल नेम। इसमें सम मैच्योर लीफ ग्रो अबव द वाटर up to 2 meters even, while others are floating. They do not get wet on their top side. यदि आप पानी भी डालेंगे तो उसके ऊपर का पोर्शन गीला नहीं होता। इसके ऊपर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये मर्क्यूरी, जैसे अपन मर्क्यूरी का आपका थर्मोमीटर फूट जाता है, जो उसमें से मर्क्यूरी निकलता है वो जिसकी बूंदे जैसी होती हैं, जिस तरह से सरकती रहती हैं, वही प्रिंसिपल से इसके पत्तों पे पानी की बूंदे सरकती दिखती हैं आपको। इसके लीव्स आर राउंड एंड ओवल, और कुछ लीव्स सरफेस पे फ्लोट करते हैं, बाकी लीव्स सरफेस के बाहर आ जाते हैं। और इसमें वाटर लिली या निम्फिया कहलाता है। इसके जो पत्ते होते हैं ये पूरे हमेशा पानी पे तैरते हैं। यदि आपका नीचे रूट सिस्टम बहुत बढ़ गया है इसकी मिट्टी में, तो ये थोड़े से ऊपर आएंगे लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर लोटस जैसे बाहर नहीं निकलेंगे। थोड़े 1-2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पानी के ऊपर आ जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आते। इनकी जो एजेस होती हैं ये ज्यादातर सेरेटेड होती हैं या फ्लैग्ड भी होती है। इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं वाटर लिली में, उसके हिसाब से इनकी एजेस अलग अलग तरह से होती है। बिल्कुल चिकनी भी होती हैं, लेदरी भी होते हैं इसके लीव्स, और नॉन लेदरी भी होते हैं, बट दे स्पेसिफिक है कि ये पानी पे फ्लोट होते हैं। सम आर ग्रीन एंड स्पॉटेड, उनके पत्ते सब ग्रीन होते हैं, उसमें स्पॉट्स भी होते हैं, या स्ट्राइप्स हो सकती हैं, ब्राउनिश, रेड, एंड इवन ऑन इसके अंडर साइड, पत्ते के नीचे साइड में भी आपको ये विशेषताएं दिखेंगी। और इन्हीं विशेषताओं से इनकी वैरायटी, इनका कलर, इनकी टाइप अलग अलग पहचानी जा सकती है। ये चीज लोटस में नहीं होती, ये चीज वाटर लिली में ही होती है। लोटस में सब तरह के कलर के लोटस के पत्ते एक समान होते हैं, वाटर लिली में अलग अलग जाति के वाटर लिली के पत्ते अलग अलग तरह से होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। लोटस में फ्लावर्स आर बिग विथ एंड आर वेरी विजिबल एलिवेटेड सीड पॉट। उसके बीच का जो पोर्शन होता है सीड पॉट, वो थोड़ा एलिवेटेड होता है लोटस में, और वो और बढ़ता जाता है। उसके अंदर बाद में नट लाइक सीड्स फॉर्म होते हैं, जो समझ लीजिए मूंगफली के आकार के या उससे थोड़े से बड़े होते हैं। और वाटर लिली निम्फिया में कंपैरेटिवली स्मॉल फ्लावर्स, द फ्लावर्स ऑफ जाइजेंटिया वैरायटी of Nymphaea is somewhat big
and some are as big as lotuses also. विक्टोरिया वैरायटी के पत्ते बहुत बड़े होते हैं, जो आप देखते हैं ना कि बच्चा बैठा हुआ है पत्ते पे, तो बच्चा यदि 25 किलो से कम है तो ही बैठ सकता है, 25 किलो से ऊपर है तो पत्ते पे नहीं बैठता। लोग उसको जबरदस्ती नीचे से कुछ सिस्टम लगा के आपको उसको बिठा के दिखा देते हैं। तो डोंट बिलीव कि आप उतने बड़े पत्ते पे आदमी खड़ा हो सकता है। वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 25 किलो तक के बच्चा उस पर बैठ सकता है, वो भी सिर्फ विक्टोरिया की वैरायटी में। ये अमेज़न में ज्यादा होता है, वहां से आया हुआ है। इसके फूल बहुत छोटे होते हैं कंपैरेटिवली, लेकिन वही एक वाटर लिली की वैरायटी है जिसमें बहुत बड़े पत्ते आपको दिखते हैं। निम्फिया की कुछ जो वैरायटीज हैं जो नाइट ब्लूमिंग है, उनके भी फूल बड़े होते हैं, वो मैं आपको आगे अब दिखाऊंगा। अब ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, इसमें आपको वाटर, पहले लोटस के फूल देखिए फर्स्ट पोर्शन में, इस तरह के फ्लावर्स लोटस के होते हैं। सेकंड पोर्शन में आप देखिए वाटर लिली के फ्लावर्स। वाटर लोटस के फ्लावर्स बहुत ऊपर डंडी आ जाएगी, 2 मीटर तक के जैसा डंडी आ सकती है। वाटर लिली की उतनी ऊपर नहीं होती। इसमें अलग अलग वैरायटीज की, किसी के पानी के ऊपर 9-10 इंच आएगी, किसी की सिर्फ 3-4 इंच आएगी, वो अलग वैरायटीज के हिसाब से। वाटर लिली में, लोटस में इनवेरिएबली पानी के काफी बाहर आएगा फूल। नेक्स्ट, ये अब कुछ स्लाइड, नेक्स्ट ये स्लाइड्स आप बदलते जाइए, मैं इनके बारे में बोलते जाऊंगा। ये पहला जो है ये वाटर लिली है। नेक्स्ट, ये भी वाटर लिली है। ये नेक्स्ट, ये स्लाइड मैंने आपको मेरे यहाँ की दिखाई है कि इस तरह से टैंक में वाटर लिली और लोटस आप लगा सकते हैं। ये जो नीले कपड़े सरीका दिख रहा है, ये थर्मोकोल की बहुत बड़े साइज के डब्बे हैं। उसको मैंने जो कैनल लाइनर करके कपड़ा मार्केट में मिलता है आपको, वो कैनल लाइनर से एनक्लोज किया हुआ है, फिर उसमें पानी भरा हुआ है। बाकी पीछे जो व्हाइट दिख रहे हैं ये भी केमिकल के ड्रम्स हैं, और ये बाकी टब्स हैं। ये जो बाजू में साइड में बड़े व्हाइट्स दिख रहे हैं, ये ओवरहेड वाटर टैंक्स के कट किए हुए पोर्शन है। नेक्स्ट, इसमें जो आपको नीले ड्रम्स दिख रहे हैं ये केमिकल के ड्रम्स हैं, इनमें भी आप लगा सकते हैं। तो आप कितनी वैरायटी लगाएं आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरे पास में कम ज्यादा करके 25 से 35 तक के वैरायटीज हैं। कुछ अभी समर लास्ट ईयर की बहुत हार्श हुई तो कुछ वैरायटीज नहीं बची हैं, लेकिन 35 तक के मेरे पास में रिकॉर्ड था 35 वैरायटीज का। लोग जो ग्रोअर करके बेचते हैं उनके पास में तो हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज होती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ये देखिए आपको पीछे उसका बड़ा व्यू दिख रहा है, वो केमिकल के टैंक्स हैं, और बाजू में एक कॉर्नर में आपको एक फाइबर ग्लास का टैंक दिख रहा है। यहाँ नॉर्मल 2 जो मार्केट में मिलते हैं वो बड़े टब्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये वाटर हाइसिंथ है, जिसको जलकुंभी भी बोलते हैं। अपन इसको कचरा समझ के ध्यान नहीं देते, इसका फूल बहुत सुंदर होता है। आप अपने यहाँ इसको वाटर हाइसिंथ को भी लगा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा एकदम से फैलता है, तो उसको आप ज्यादा फैल जाए तो रिड्यूस कर दीजिए। रिड्यूस करके आप अपने इसके बिन में डाल देंगे, कंपोस्ट बिन में। ये कंपोस्टिंग के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है। ये वाटर हाइसिंथ का फ्लावर आप देखेंगे, इस पे कई पत्ते होते हैं और एक पत्ते पे मोरपंख की प्रतिकृति बनी रहती है। बहुत ही सुंदर फूल होता है इसका। नेक्स्ट, ये देखिए पानी के बाहर आने वाले, गमले में आपको पानी भरा हुआ दिखेगा, पानी के बाहर आने वाले झाड़ों की वैरायटी, ये एक टाइप है। नेक्स्ट, ये इसको बोलते हैं वाटर बैम्बू। इसकी विशेषताएं, इसकी जो डंडियां निकलती हैं ये मिनिएचर बैम्बू टाइप की होती हैं, फॉर्मेशन उसका वैसा होता है। ये भी पानी में होता है लेकिन पानी के बाहर आता है। नेक्स्ट, ये पानी पे तैरने वाली वैरायटी, ये आपने कहीं नहीं देखी होंगी, बहुत सी वाटर बॉडीज में होती है। ये
5 6 7 पत्तियों का एक झुंड होता है, पूरा एक प्लांट होता है, नीचे जड़ें होती हैं, आप एक उठा लीजिए तो उसके बहुत सारे आपके यहाँ पे बढ़ जाएंगे और ये पूरे बढ़ के जितना एरिया है वो कवर कर लेते हैं। तो यदि आपने साथ में बाकी भी प्लांट्स हैं तो इसको आपको कम करते जाना पड़ता है, नहीं तो नीचे का सनलाइट बंद कर देते हैं। नेक्स्ट, ये जो वैरायटी है ये कहलाती है स्वॉर्ड ऑफ अमेज़न। इसके पत्ते तीखे और लंब गोल होते हैं, इसके फूल सफेद होते हैं। ये बहुत सुंदर चीज है, ये भी पानी के बाहर आती है। इसमें 2-3 वैरायटीज है, छोटे फूल और बड़े फूल में। नेक्स्ट, ये उसी का फूल है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है व्हाइट कलर। ये स्वॉर्ड ऑफ अमेज़न का फ्लावर है। नेक्स्ट, ये जो नीचे आपको घास सरीका दिखा है, बाकी तो वाटर लिली है। जो घास टाइप है ये रीड है। ये जो रीड होता है हमेशा अपने को तालाबों के किनारे पे बढ़ता हुआ दिखता है, जिसमें लाल रंग की सीड पॉट होता है। वो सीड पॉट भी आप तोड़ के ले आए अपने घर के अंदर, लोग इंटीरियर में उसको लगाते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। और वो जब फूट जाता है तो उसमें से फिर बहुत सारे सीड उड़ जाते हैं वातावरण में, उड़ के वो जहां गिरे वहां फिर से जर्मिनेट हो जाते हैं, यदि उसको प्रॉपर पानी की जगह मिली। ये वाटर, ये रीड का है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये कमल का फूल जो खिलता है ना, तो इवन कली के स्टेज से बहुत सुंदर दिखता है। ये पूरा भी खिल नहीं पाया है, इसके जस्ट पहले की स्टेज है, ये कमल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये उसके पहले की स्टेज है, देखिए कितना अच्छा दिखता है वो। नेक्स्ट, बस अब ये पीपीटी खत्म हो गया। अब इसके बाद में आपको कुछ और फोटोग्राफ्स दिखाता हूं मैं। आप फोटोग्राफ्स ले लीजिए, मैंने पोस्ट किए हुए थे। मिले आपको गौर साहब? हाँ, हाँ, ये देखिए, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कितने सुंदर फूल होते हैं। ये मैंने फोटोग्राफ्स कलेक्शन दिखा रहा हूँ, इसको बदलते जाइए एक एक करके, देखिए। नेक्स्ट, ये देखिए, ये लोटस की वैरायटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये लोटस वैरायटीज है। ये नाइट ब्लूमिंग जो मैंने बोला था आपको, ये नाइट ब्लूमिंग है। ये रात को 9-10 बजे के करीब में खिलता है और सवेरे 10-11 बजे तक के रहता है। ये लोटस है अपने, ये वाटर लिली है। नेक्स्ट, डंडी लेना है। हाँ, इस तुम्हारी आवाज किसकी आ रही है इसमें? someone ने had not muted। वो भैया दिखलाया था नहीं। अंकिता मैम, डंडी भी लिया हो, डंडी और पत्ती किसी का तो भी आवाज डिस्टर्ब हो रहा है बीच में। यस सर, मैं म्यूट कर दिया सर। अच्छा, ठीक है। ये वाटर लिली है, देखिए कितना सुंदर है, पीले रंग का। नेक्स्ट, ये भी वाटर लिली है, कितने सुंदर खिले हैं, गुलाबी और व्हाइटिश। ये लोटस है। लोटस, बहुत से टाइप के लोटस और वाटर लिली है, ये लोटस है। नेक्स्ट, ये वाटर लिली है। नेक्स्ट, ये वाटर लिली है। ये आपको टब के अंदर का फोटो दिखाया कि इतने पत्ते भी फैल सकते हैं आपके। इसमें आपको छोटा सा एक येलो दिख रहा है नीचे, ये बहुत मिनिएचर वैरायटी है जो छोटी येलो दिख रही है, ये बहुत रेयर मिलती है आपको। इसमें व्हाइट तो भी आपको काफी मिल जाएगा, व्हाइट और येलो 2 कलर ही आज तक मैंने देखे हैं। इन दोनों में भी 2 वैरायटीज हैं। एक के सब जो पत्तियां होती हैं वो हेयरी होती हैं, दूसरे की पत्तियां बिना बाल वाली होती है, हेयरी नहीं होती। ये बहुत ही मिनिएचर होता है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, आपको लेक्स में दिखने, साइड्स में दिख जाएंगे। ये भी, ये लोग ख्याल नहीं करते लेकिन बहुत सुंदर दिखता है। ये वाटर लिली है। नेक्स्ट, नेक्स्ट,
हाँ, ये भी वाटर लिली है। नेक्स्ट, ये एक पानी की वैरायटी का प्लांट है, जैसा अपन अपने मिट्टी में भी गमले होते हैं ना, उसी में जिसको अपन नॉर्मली क्रोटन बोलते हैं, टाइप ऑफ क्रोटन, ये पानी के टाइप का है, ये पानी में रहता है। नेक्स्ट, ये वाटर लिली है। नेक्स्ट, ये भी वाटर लिली है, नाइट ब्लूमिंग। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, ये इनिशियल स्टेज में है, नाइट ब्लूमिंग पूरा खुलने के पहले। नेक्स्ट, ये एक लोटस की वैरायटी है, पूरा खुलेगा तब इसका सीड पॉट आगे आएगा। नेक्स्ट, ये वाटर लिली है, बाजू में दूसरे वैरायटी व्हाइट कलर की है, ये वायलेट है। नेक्स्ट, हो गए पूरे? अच्छा, ये भी वाटर लिली है, कितना अच्छा डार्क पिंक है। नेक्स्ट, ये एक ही टाइप है लेकिन इसके कलर वेरिएशन देखिए आप इसमें। ये जब खुलता है तब व्हाइटिश रहता है, बाद में डार्क ब्लू होता जाता है। ये भी एक वाटर लिली है, इसकी पखड़ियों का शेप ही बिल्कुल अलग है। यस सर। नाउ, हाँ, ये पूरे हो गए। नाउ वी कैन गो इन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। ओके सर। नारायण जी का एक क्वेश्चन है। हाँ, शायद पूरा लिखा नहीं है, एक मिनट में लिखता हूँ। When one make real lotus through seeds after 4 to 5 leaves, if shifted to mud, the leaves die. Why? Or when to shift from water to mud? थोड़ा सा जब पानी के उसके पत्ते पानी के लेवल के ऊपर आ जाए, बाहर आ जाए, मतलब ऊपर फ्लोट होने लगे, जब आपने सीड से निकला होगा तो इनिशियल जो पत्ते होते हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं, और जब 3-4 पत्ते सबमर्ज्ड रहने के बाद में एक पत्ता आएगा जो पानी के ऊपर फ्लोट होने लगेगा। जब 2-1 पत्ते आपके फ्लोट होने लगे, उस स्टेज में आपको शिफ्ट करना चाहिए। वैसे आपने पहले भी शिफ्ट कर लिया तो मरना नहीं चाहिए, कुछ और उसका पानी की क्वालिटी में फर्क होगा, कुछ और कारण होगा, लेकिन नॉर्मली अपने को शिफ्ट उस समय करते हैं जब उसके ऊपर फ्लोटिंग लीव्स हो जाते हैं। ओके सर। डॉक्टर अशोक पाठक जी पूछ रहे हैं, हाउ टू गिव फर्टिलाइजर टू वाटर लिली? इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप जब वाटर लिली लगाते हैं उस समय जो आप उसके सॉइल प्रिपरेशन करते हैं, उसमें थोड़ा सा टॉप लेयर डालने के पहले, टॉप लेयर से करीब करीब 1.5 से 2 इंच नीचे आप उसको वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, और उसके बाद में फिर टॉप लेयर भरिए सॉइल का, विदाउट एनी फर्टिलाइजर। क्योंकि जब फर्टिलाइजर पानी के कांटेक्ट में आता है तो ज्यादा नाइट्रोजन पैदा करता है, और ये नाइट्रोजन से एल्गी फॉर्मेशन बहुत होता है, तो आप परेशान हो जाएंगे आपके पानी में एल्गी फॉर्मेशन से। इसलिए कभी भी डायरेक्ट टच में आपका एनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर शुड नॉट बी डायरेक्टली इन टच विद द वाटर। इसके लिए आपको उसको अंदर 2 इंच नीचे के लेयर में डालना होता है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप पोटली बनाइए, और बाद में भी आप, जैसे आपको कुछ दिन बाद में रीफर्टिलाइज करना है तो आप कागज की पुड़ियां बना सकते हैं, या जो आपके यूज्ड टी बैग्स होते हैं, आप वो यूज्ड टी बैग्स को खोल के उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट भर दीजिए, और वो आप गड़ा दीजिए 2 इंच नीचे। जब आप थोड़ा सा हैंडल करेंगे, गमले की टॉप सरफेस जो आपके अंदर की पानी की रहेगी, टॉप सरफेस को बाजू करके उसके आप अंदर डीप कर दीजिए। एक्चुअली अपन एक पूरा वर्कशॉप वाटर लिली और लोटस पे लेंगे जो बहुत ज्यादा डिटेल होगा। आज के इसमें मैं उतने डिटेल नहीं ले पाया, क्योंकि समय की तंगी और अपने को एक ही सेशन में कवर करना था। इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, वो 2 से 3 दिन कम से कम वो लेता है। उसमें आपको किस तरीके से लगाना, कौन सी जाति होती है, जाति का वेरिएशन क्या होता है, ये सब समझा जाता है। तो अपन उसको अगली वर्कशॉप में लेंगे, लेकिन इस तरीके से आप फीड उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, कविता अग्रवाल जी के 2 क्वेश्चन हैं।
रोज के झाड़ को चाय पत्ती को खाद रूप में देना चाहिए क्या? इसका क्या फायदा होता है? इसका क्या फायदा होता है क्या? चाय हाँ, पत्ती बहुत अच्छा फायदा होता है। ये यदि आप अपने कंपोस्ट पिट बिन में डाल के उसको वहां कंपोस्टिंग कर दें तो वो भी बहुत अच्छा फायदा देता है, या यदि आप डायरेक्टली सुखा के लेते हैं डालते हैं वो भी फायदा देता है। लेकिन इसके पहले सिर्फ आप एक काम करिए कि क्योंकि आप चाय में शक्कर भी ऐड करते हैं, शुगर में सल्फर होता है। सल्फर वैसे तो झाड़ों को चाहिए रहता है लेकिन उसका फॉर्म अलग हो जाता है। इस फॉर्म का शक्कर शुगर के फॉर्म में जो सल्फर होता है, क्योंकि वो केमिकली ट्रीटेड होता है तो प्लांट डायरेक्टली नहीं ले पाते, कभी कभी किसी किसी प्लांट को टॉक्सिक भी होता है। इसलिए आप उसको पहले अच्छे से धो लें जिसमें उसका शुगर का जितना पोर्शन है वो निकल जाए, फिर आप उसको सुखा के प्लांट में डायरेक्टली भी दे सकते हैं, एज अ मल्च भी यूज कर सकते हैं। इन्हीं का दूसरा क्वेश्चन था सर, फूल देखकर लोटस या लिली कैसे पहचानेंगे? वो मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में बताया। जी हो सकता है आपने शायद क्वेश्चन पहले कर दिया हो जी और आपको आंसर अभी उसमें बाद में मिला हो। वो जी फूल देख के, पत्ती देख के, उसका मैंने पूरा एक चार्ट ही दिया हुआ है आपको यहाँ। ओके सर। डॉक्टर विनय कुमार शर्मा जी पूछ रहे हैं, लोटस को गमले में शिफ्ट कर सकते हैं? यहाँ गमले में उसको थोड़ी सी बढ़त को जगह कम होती है तो गमले में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, गमला बड़ा लीजिए। ओके सर। सपना जी का गमला क्वेश्चन बड़ा, है। गमले बड़े से मेरा मतलब गहराई से ज्यादा नहीं है, उसका फ्लैट सरफेस, उसका चौड़ाई डायमीटर ज्यादा होगा। हाँ सपना जी का क्वेश्चन है, कैन वी हाँ, ग्रो दीज एक्वाटिक प्लांट्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स इन एन ओपन पॉन्ड? यस, नो प्रॉब्लम। पानी उसको कोई तकलीफ नहीं देता। जहां उसकी नेचुरल हैबिटेट है वहां तो हैवी रेंज होते ही है, कोई तकलीफ नहीं है उससे। ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा रेंज साथ में ओले आए तो उसके जो पत्ते बाहर हैं उसमें छेद हो जाएंगे, नए पत्ते आ जाएंगे, प्लांट को कोई तकलीफ नहीं होगी। वो भी बहुत रेयरेस्ट केस में होगा। ओके सर। डॉक्टर अशोक पाठक जी का एक और क्वेश्चन है, हाउ टू गेट रिड ऑफ स्नेल्स इन लिली पॉन्ड? स्नेल्स के लिए तो सब दो तरीके हैं। यदि आपके लिली पॉन्ड में मछलियां नहीं हैं तो आप थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट, बहुत लाइट, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड, ये आप उसमें डाल दीजिए। तो जितने भी ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसमें खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि आपको पॉन्ड में मछलियां डालनी चाहिए। इससे मॉस्किटोज का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मछलियां मतलब स्पेशली ब्लैक मॉलीज और गप्पीज जो छोटे साइज की होती हैं, या छोटे से छोटे पॉन्ड में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इनको फीडिंग मत करिए क्योंकि जो नेचुरल उसके अंदर एक्वेटिक बाकी प्रोड्यूस है, एल्गी वगैरह, इनसे ये अपना खाना ले लेती हैं। एक्स्ट्रा फीड करने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ भी एक्स्ट्रा फीड करेंगी तो मछलियों को ये नेचुरल चीजें खाने की आदत निकल जाएगी। वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको एक्स्ट्रा ही फीड दें। एक्स्ट्रा फीड बिल्कुल नहीं दें, वो अंदर ही उनका फीड प्रॉपरली तैयार रहता है, वो उससे बढ़ती रहती है, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होता। और जो आपने पूछा था स्नेल्स का, तो स्नेल जब यदि बहुत ज्यादा बढ़े, ऐसे मछलियां उनको भी कंट्रोल करती रहती हैं। एक बहुत ज्यादा यदि बढ़ गए तो आप उसको हाथ से निकालिए पकड़ के, या उसमें आप एक पत्ते गोभी का एक पत्ता फ्लोट कर दीजिए, वो सब तरफ से सरक के वो स्नेल उसको खाने के लिए आ जाएंगे और वो पूरा पत्ता का पत्ता आप निकाल के बाहर कर दीजिए। इसी तरह से आप कुछ और भी लाइट चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे ककड़ी का पोर्शन आप डाल सकते हैं, उस पे भी स्नेल आ जाते हैं। ये क्या होता है, बाकी चीजें उनको हार्ड लगती है, ये उनको नरम चीज मिल जाती है तो नरम पे पहले खाने आ जाते हैं। एक्चुअली स्नेल्स बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में हो जाते हैं तभी कि कोई नुकसान है उनका। कम प्रोपोर्शन में उनका कोई नुकसान नहीं है। स्नेल्स आर क्लीनर्स बेसिकली। ये जितनी पत्ते हैं अंदर आपके, जो भी झाड़ लगे हुए हैं, इनके पत्तों की एक लाइफ होगी, लाइफ खत्म होगी, नया पत्ता आएगा, तो खत्म हुआ पत्ता कहाँ जाएगा?
उसको ये स्नेल्स खाते हैं। तो दे आर नेचुरल क्लींजर्स ऑफ द पॉट। फिर भी कभी कभी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं, तब आप उनको निकालने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज निकालने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत स्नेल्स रह जाएं तो ठीक है। वैसे एक स्नेल ईटिंग स्नेल की वेराइटीज भी है जो आपको फिश वालों के पास में मिलेगी, जो मछली एक्वेरियम का मटेरियल बेचते हैं, वो फिश ईटिंग स्नेल्स भी बेचते हैं। वो स्नेल्स आप डाल देंगे तो ये बाकी स्नेल्स को खत्म कर देंगे। एक और तरीका है इनको कम करने का कि पत्तों के बेस में इनका जेली लाइक एग्स होते हैं। ये पत्तों के बेस में आप पत्ता पलट पलट के देखेंगे, स्पेशली वाटर लिली का, तो उसमें आपको जेली लाइक चीज दिखेगी, जेली सरी का ट्रांसपेरेंट, वो इनके एग्स हैं। आप उनको पत्ता पलट लीजिए, अच्छे कपड़े से उसको स्वाइप कर दीजिए, कपड़े से अब उतने एग्स सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल्ड रहेगी। ओके। जतिंदर पाल सिंह जी पूछ रहे हैं, वाटर लिलीज में 10 दिन पहले व्हाइट स्पॉट जैसे डिसेस दिख रहे हैं, व्हाट टू डू? आप उसका मुझे फोटो भेजिए, उसके बिना मैं नहीं बता सकती। ओके, जतिंदर पाल सिंह सर के पास जो व्हाट्सएप नंबर है सर का, उनको आप हाँ है उनके पास, ही इज इन कांटेक्ट विद मी। जी जी, ही कैन इजीली सेंड देम। ओके। जसविंदर मेहता जी पूछ रही हैं, स्मॉल फ्रूट्स ऑफ गोवा आर फॉलिंग, व्हाट वी हैव टू डू? स्मॉल फ्रूट्स ऑफ स्मॉल फ्रूट्स ऑफ गोवा, गोवा, गोवा गोवा, GUAVA, गोवा हाँ हाँ ठीक है, आर फॉलिंग। हाँ आई गॉट इट। स्मॉल शूट्स, स्मॉल फ्रूट्स ऑफ स्मॉल फ्रूट्स, यस यस गोवा मतलब जाम, जी जाम के फल उनके छोटे छोटे होके गिर जा रहे हैं। जी जी जी, ये इसका एक कारण तो अभी गर्मी भी है, जाम थोड़ा सा ठंड हो जाने के बाद का फल है, अभी जो इतनी तेज गर्मी है वो भी एक रीजन हो सकता है। एक रीजन उसको फर्टिलाइजर की जरूरत है, ये भी होता है। दूसरा ये होता है कि जितने फूल होते हैं, जितना परागीकरण होके जो फल लगते हैं, उतने पूरे के पूरे फल किसी भी चीज में नहीं जिंदा रहते, वो टपकते ही हैं। तो थोड़ा सा फॉलिंग इज नेचुरल ऑल्सो। यदि वो सब बड़े मैच्योर होंगे तो आपका झाड़ की टहनियां उनके वजन से ही टूट जाएंगी। आम में तो ये आम में बहुत विशेषता होता है कि बहुत सारा फ्रूट फॉल होता है, वैसे ही जाम में भी फ्रूट फॉल होता है। तो आप समझिए कि यदि उसके आपके झाड़ में 100 फल लगे तो उसमें से 20-25 ही आगे मैच्योर होंगे, बाकी झड़ जाएंगे। दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ओके सर। कविता अग्रवाल जी का एक और क्वेश्चन है, पॉट्स में सब्जी उगाते समय क्या पॉट को छेद करना चाहिए क्या, और कैसे? पॉट को क्या करना चाहिए? छेद करना चाहिए क्या सब्जी सब्जी उगाते समय? क्या करना चाहिए? छेद, होल होल होल, हाँ, पॉट्स में होल तो बहुत जरूरी है, बिना उसके ड्रेनेज होगा ही नहीं। आप कोई भी लिविंग झाड़ उसके अंदर लगाएंगे तो उसमें आपको होल्स की जरूरत ही है। ज्यादा से ज्यादा आप जो पानी के अंदर यूज कर रहे हैं पॉट्स, उसमें आप होल नहीं करें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें भी होल रहा तो बेटर ही रहता है। पानी के बाहर जितने एयर में जितने भी आप गमले हैं, उसको तो आपको होल इज 101% नेसेसरी। वो आपको होल नहीं रहेंगे तो अंदर पानी वाटर लॉगिंग होगा, आपका झाड़ मर जाएगा। होल्स की तो बहुत ज्यादा जरूरत है इन एनी पॉट। ओके सर। नेक्स्ट, महेंद्र जी का क्वेश्चन है, शुड द स्मॉल कंटेनर ऑफ वाटर लिलीज बी प्लेस्ड अंडर द शेड टू सेव इट फ्रॉम हीटिंग इन दिस वेदर? स्मॉल कंटेनर से फर्क नहीं पड़ता, आपकी वाटर डेप्थ कितनी है उस पर डिपेंड करता है। यदि उसके ऊपर पानी की डेप्थ कम है तो इट इज बेटर टू शिफ्ट देम इन शेड इन टुडेज टेम्परेचर, आजकल जो चल रहा है 9 तबा का, इसमें। अदरवाइज आप उसके ऊपर पानी का यदि बढ़ा सके कॉलम, तो पानी का कॉलम बढ़ा दें तो दे विल रेजिस्ट। वैसे भी स्कॉर्चिंग के कारण ऊपर के पत्ते खराब हो रहे हैं, मेरे यहाँ के भी पत्ते मेरे को जले हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप उसको हेल्प नहीं कर सकते हो, नीचे से नए पत्ते आएंगे तो सब फिर से सही हो जाएगा। जी वो बता रहे स्कॉर्चिंग हैं होती ही है। हाँ, जी वो बता रहे हैं कि ये 1.5 फीट तक है, इट्स अराउंड 1.5 फीट्स अबव द सॉइल लेवल। यदि ये अबव द सॉइल, वैसे 1.5 फुट की भी जरूरत नहीं है, कम भी रहे तो चलेगा। यस यस उन्होंने आपका, कहा यस जी सर। हाँ ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उन्हें भी शिफ्ट करें तो फर्क नहीं पड़ेगा।
शिफ्ट कर दें तो ठीक है, थोड़ा सा बेटर होगा सर। पानी का टेम्परेचर देखिए बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है, यदि बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो उसमें ठंडा पानी ऐड करते जाइए। वैसे इट इज नेचुरल, कोई ज्यादा आपका कंटेनर यदि बहुत छोटा है तो उसकी मछलियां जरूर गर्म पानी होके मर सकती हैं, झाड़ों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके सर। दीपा नथानी जी पूछ रही है, सर कैन एग सेल बी यूज्ड एज कंपोस्ट? यस, यू कैन वेरी वेल, इट एड्स कैल्शियम टू योर कंपोस्ट। एग शेल को आप यदि क्रश करके कंपोस्ट में यूज कर रहे हैं तो इट मे नॉट जस्ट डिकम्पोज इट इजीली, लेकिन जहां भी आप उस कंपोस्ट को डालेंगे वहां वो एग शेल अपना कैल्शियम स्लोली रिलीज करेंगे, तो फायदा ही देगा, नुकसान नहीं। ओके सर। डॉक्टर संगीता काबरा जी पूछ रही हैं, व्हाट फर्टिलाइजर फॉर गुआवा व्हेन ऑन फुल फ्रूटिंग? बेस्ट फर्टिलाइजर इज वर्मी कंपोस्ट एंड काउ डंग मैन्योर। बाकी जो आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो टेम्पररी इफेक्ट करता है, उस समय इफेक्ट करके आपकी सॉइल को भी खराब करता है। बेटर टू यूज काउ डंग मैन्योर एंड और वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का बिकॉज ऑलरेडी कंपोस्टेड होता है वो, उसके साथ में बहुत सारी बाकी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंजाइम आ जाते हैं, तो वो जल्दी फायदा करता है। आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, गौमूत्र से स्प्रे करिए, वो आपको उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट दे देगा। बेस्ट इज टू यूज दैट। वैसे ऑर्गेनिक तो आप कोई भी देंगे तो उसको फर्क पड़ेगा ही इनऑर्गेनिक में, लेकिन बेस्ट इज टू यूज दिस। इससे आपके फल जो आएंगे उसकी फल धारणा, उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, आप ज्यादा दिन उन फलों को प्रिजर्व कर सकेंगे, और आपके पेट में भी वो केमिकल्स नहीं जाएंगे जो मिट्टी में दिए हुए से आपके फल तक के पहुंच जाते हैं और बाद में नुकसान करते हैं। बहुत से तो ये आप आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, जितना केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ये ज्यादातर कार्सिनोजेनिक ही होता है, तो उस सबको अवॉइड करने के लिए आप ऑर्गेनिक में ही जाएं, और मैंने के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, खराब नहीं होते। क्वांटिटी आपको उस हिसाब से देती रहनी चाहिए। नेक्स्ट। जी सर। गंगा जी का क्वेश्चन है, कैन बी यूज ड्राई फिश फॉर फर्टिलाइजर? ड्राई फिश? फिश, Yes, यस sir. दैट, यस यू कैन यूज इट, लेकिन क्वांटिटी आपको बहुत कम देनी है, क्योंकि अदरवाइज उसमें से जो उसका मटेरियल निकलेगा दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आपको क्वांटिटी कम देनी, आप कर सकते हैं यूज। ओके सर। संजीव सरकार जी का क्वेश्चन है, अनार के फल गिर जाते हैं, क्या करूं? एंड दाल बीच में सूख जाते हैं, अनार के क्या फल होता गिर है? जाते हैं, हाँ, तो क्या करूं? और दाल बीच में सूख जाते हैं, ये कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, बीच में सूख जाते हैं। यस यस, दाल इससे दाल सूख जाती। दाल सूख जाती अच्छा, बीच में। यस सर। देखिए दाल सूखने का तो रीजन कोई बीमारी भी हो सकती है, तो आप उसको, जो मैंने प्रिवेंशन वाली चीजें बताई हैं वो आप प्रिवेंट करिए। प्रिवेंशन के लिए मतलब इट कैन बी बिकॉज ऑफ सम अदर, ये कोई कीड़ा भी हो सकता है, कोई चीज, चूहे जैसी चीज, गिलहरी जैसी चीज उसको नुकसान कर रही है। कई बार ये बाहर की छाल डाल की काट खाते हैं, उससे सूखना हो जाता है, वो भी एक रीजन हो सकता है। आप रीजन उसके लिए देखिए, और उसके ऊपर ये नीम का आप स्प्रे करेंगे, नीम का तेल और सोडा, वो जो मैंने बताया खाने का सोडा, नीम का तेल और साबुन, ये आप मिला के जो आप स्प्रे करेंगे, उससे एटमॉस्फेयर ही ऐसा होगा कि ये बाकी चीजें उस वहां नुकसान नहीं करेंगी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। दूसरी चीज जो आप बोलते हैं फूल झड़ जाते हैं, तो इसके दो कारण होते हैं कि अनार की कुछ वेराइटीज आर नॉट फॉर फ्रूट्स, दे आर ओनली फॉर फ्लावर्स। यदि आपकी वो वाली वैरायटी का अनार आपने लगा लिया है जो नर्सरी में ज्यादातर मिल जाता है आपको, जो खाली फूलों के लिए होता है, तो उसमें आपको फल अच्छे से नहीं लगेंगे, प्रॉब्लम देंगे फल। और यदि आपका नॉर्मल अनार है तो भी उसमें जितने फल धारणा हो रही है वो 100% तो नहीं बचती, जैसे मैंने आपको बताया
ये समझिए कि फल धारणा की 25% 20% बच रहा है, तो दैट इज सफिशिएंट। 100% बचेगा तो हर प्लांट को उतना बड़ा फल भी नहीं दे पाएगा, प्लांट की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा। ये प्लांट इसलिए है कि कई बार कच्चे फल ही पक्षी खा जाते हैं, तो उसको प्लांट को तो अपनी आजीविका आगे जीवन चलाने के लिए ज्यादा फल की जरूरत रहती है, तो रिजर्व में भी फल बने हुए रहते हैं। बाद में जब फल बड़े होने लगते हैं तो जो रिजर्व वाले फल हैं वो शेड हो जाते हैं। इसलिए आप 100% तो उम्मीद मत करिए, 25% करीब जितने फल लगते हैं उसके 25% तक के ही आगे आखिरी तक के चलते हैं। उसके लिए आप फिक्र मत करिए, कुछ तो झड़ेंगे ही, ये समझ के पक्का चलिए। ओके सर। अनार के लिए सबसे ज्यादा है कि उसको बिल्कुल वाटर लॉगिंग नहीं होना। वाटर लॉगिंग रही, ज्यादा पानी रहा, पानी ड्रेनेज नहीं हो रहा, तो उसके फल प्रॉपर क्वालिटी के नहीं आते। आगे जाके फलों में एक्सपेंशन का फर्क होता है, वो तड़क जाते हैं। उसके लिए भी आप पानी का ख्याल और उसके सॉइल का ख्याल ज्यादा है। जैसे आप अपन अनार हर जगह अनार का खेत नहीं उगा सकते, रीजन यही है कि उसके लिए प्रॉपर सॉइल की जरूरत है। अनार की सॉइल बहुत ही विशेष होती है। Okay, नेक्स्ट। okay, sir. Sonal ji wants to ask, do all variegated plants require ample sunlight? ऑल वेरीगेटेड, Variegated हाँ। plants require ample sunlight. इसके वेरिगेशन से फर्क नहीं होता, प्लांट की वैरायटी से फर्क होता है। इफ दैट वैरायटी जिसमें वेरिगेशन आया है वो यदि आपका शेड लविंग है तो उसको कम सन होना, और यदि सन लविंग है तो ज्यादा ये होना। उसके वेरिगेशन से कोई फर्क नहीं होता, वो किस जाति का है जिसमें वेरिगेशन आया है उस पर डिपेंड करता है। Okay, sir. डॉक्टर जसविंदर मेहता जी पूछ रही हैं, आई हैव पान बेल इन पॉट, इट्स लीव्स आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज, प्लीज सजेस्ट एनी मेजर टू इंक्रीज साइज ऑफ लीव्स। वेरी स्मॉल साइज, यदि वो मगई के हैं तो पत्ते बड़े नहीं होंगे, छोटे ही पत्ते रहेंगे। यदि वो बंगला या कपूर की वैरायटी है तो पत्ते बड़े होंगे, उस पर भी डिपेंड करेगा। दूसरा हो सकता है अंदर जड़ें बहुत फैल गई हैं आपके पॉट में, तो आपको रीपॉटिंग करने की जरूरत हो। वो एग्जैक्टली सिचुएशन पे ही डिपेंड करता है। यदि उसकी जड़ें आपको ऊपर की सॉइल की सरफेस के ऊपर दिख रहा है कि जड़ें ज्यादा आ गई हैं, या आप 1 से 1.5 साल पहले से आपने उसको रिपोर्टिंग नहीं किया है, तो आपको रिपोर्टिंग की जरूरत है। रिपोर्टिंग के बाद में फर्क पड़ेगा। लेकिन जो भी आपको करना है ये गर्मी छोड़ के, गर्मी के बाद ही आप करें। पान बहुत नाजुक चीज होती है, गर्मी सहन नहीं कर पाएगी यदि आप उसको इस समय कोई शॉक देंगे। इस समय आप उसी से बेयर करिए, जब बरसात शुरू हो जाएगी तब आप उसको रिपोर्टिंग में जाएंगे। ओके सर। डॉक्टर संगीता काबरा जी पूछ रही हैं, इन हाउ मेनी डेज कैन वी एक्सपेक्ट स्पिनच एंड टोमेटो एक्सेट्रा? I am afraid that this summer has burnt the seeds. It's 5 days, no shoot yet. नहीं, फिर से क्वेश्चन बोलिए मुझे। In how many days can we expect spinach? Is it a plant spinach? SPINACH. So expect spinach and tomato. स्पिनैक, Spinach, yes sir. CH आखिरी में नहीं, SPINACH, yes. हाँ, स्पिनैक मतलब पालक। Okay, spinach. हाँ। And so in how many days can we expect spinach and tomato etc? I am afraid that this summer has burnt the seeds. देखिए, पालक को एक तो धूप सहन नहीं होती, पाला सहन नहीं होता। यदि आपका किसी भी कारण से उसके पत्ते जल जाते हैं, तो यदि इट हैड बर्न द लीव्स, यू हैव टू रीप्लांट इट। और यदि पत्ते हैं, खाली पत्तों पे ही कुछ फर्क पड़ रहा है, तो बिना फोटो देख के मैं ज्यादा नहीं बता सकता। फिर भी जो मैं अंदाज लगा पा रहा हूँ उससे लग रहा है कि आपके हो सकता है पत्ते मैच्योर हो गए और आपने उसको टाइम पे काटे नहीं सब्जी के हिसाब से। अब क्या होगा, पत्ते छोटे हो जाएंगे, उसमें फूल आ जाएंगे और फल उसमें सीड्स आ जाएंगे, यदि वो मैच्योर हो चुका है झाड़।
ऐसे टमाटर के बारे में आप बोल रही हैं, तो टमाटर को भी ये विशेषता यही है, एक तो अभी गर्मी है, टमाटर का सीजन इस समय, यदि फल होगा भी तो स्कॉर्च हो जाएगा, उतना सुंदर नहीं आएगा। अब डिपेंड करता है आप कहाँ पर हैं, वहाँ टेम्परेचर चल रहा है। नागपुर साइड के टेम्परेचर में तो टमाटर इस समय बिल्कुल ही नहीं होगा, उसमें स्कॉर्च हो जाएगा, आधा टमाटर अलग हो जाएगा, आधा पक जाएगा, आधा नहीं पकेगा, बहुत सी डिफॉर्मिटी है गर्मी से आ जाएगी। ओके, सपना जी पूछ रही हैं विच इज द बेस्ट सीजन टू प्रून हिबिस्कस एंड रोजेस। देखिए, प्रूनिंग के लिए अभी इतनी समर में तो आपको प्रूनिंग नहीं करना है, कुछ पहले आप प्रूनिंग कर सकते थे समर चालू होने के टाइम पे, अब बरसात शुरू होगी उस समय करें। ये पीरियड बेसिकली कुछ भी एक्टिविटी के लिए, एक्सेप्ट वेरी फ्यू थिंग्स लाइक हिबिस्कस, ये लाइक एडेनियम, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर प्रूनिंग। ये आपको बरसात के शुरुआत में आप प्रूनिंग करिए, या ठंड शुरू हो जाने के बाद, ठंड खत्म होने पे आप प्रूनिंग करिए। तो ठंड खत्म होने से गर्मी शुरू होने तक के जो पीरियड होता है, करीब एक महीने के, सवा महीने का दहा, उस समय आप प्रूनिंग करिए। अभी आज की डेट में तो आपने प्रूनिंग को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या प्रूनिंग करेंगे, उसका पूरा जो पत्तों से जो जितनी झाड़ की प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस है, वो सब में कमी आ जाएगी, झाड़ शॉक में चला जाएगा, यू मे लूज द प्लांट। तो इस समय प्रूनिंग तो बिल्कुल नहीं करें। यू हैड, या इसके पहले आप कर सकती थी, या ये खत्म होने के बाद आप कर सकते हैं। इस साल वैसे भी समर ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ओके सर। नेक्स्ट, कविता अग्रवाल जी का सवाल है, अंगूर क्या उगा सकते हैं हम गार्डन में, क्या हम अंगूर उगा सकते हैं? जी हाँ, कुछ वेराइटीज हैं जो आप बिल्कुल आराम से उगा सकते हैं गार्डन में। बेसिकली यदि आपका ग्राउंड है तो ग्राउंड पे भी है, उगा सकेंगे। आप छत पे हैं तो बड़े यदि बड़ा पॉट लेंगे, बड़ा ये लेंगे तो उस पे उगा सकेंगे। लेकिन अंगूर को इज वेरी सेंसिटिव, वो एरिया स्पेसिफिक भी है। अब नागपुर के एरिया में अब तो थोड़े बहुत अंगूर होने लगे, कुछ साल पहले तक के तो जो वेराइटीज आप लगाओ तो लग जाती थी, इसका वेजिटेटिव ग्रोथ होता था, लेकिन फल बहुत कम लगते थे। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस यही है। मैं बहुत छोटा था उस समय, हमारे यहाँ लगाए गए थे, स्पेशली एग्रीकल्चर कॉलेज वालों ने ही सिलेक्ट करके कुछ वेराइटीज दी थी, लेकिन उसमें से सिर्फ एक काले वालों में फल धारणा हुई, बाकी किसी में फल आए ही नहीं। वो इसलिए अपना वेदर, उस समय जो प्लांट्स अवेलेबल होते थे उनको नहीं सूट करता था। लेकिन अब सिस्टम बदल गया है अंगूर में भी। नाउ ग्राफ्टेड प्लांट्स आर अवेलेबल, जिनका रूट स्टॉक ऐसा होता है कि वो ज्यादा स्टर्डी होता है, और ग्राफ्ट ऐसी वेराइटीज भी होती हैं जो अलग तरह से स्टर्डी होती है। तो दोनों मिलके दे डू गिव अ वेरी गुड प्लांट, और आप लगा सकते हैं इस एरिया में भी। थोड़े से फल धारणा कम होगी, लेकिन उगने लग गए हैं आजकल। आप आराम से नागपुर में भी लगा सकते हैं। ओके, प्रतिभा मोहता जी, यू आर अनम्यूट नाउ, सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन डायरेक्टली टू पालीवाल सर। सर, इसमें नींबू के झाड़ में कितने साल बाद में फल आता? नॉर्मली यदि आपका कलम का झाड़ है या बीज का झाड़ है, उसमें बीज फर्क का। होता है। बीज के में तो आपको 6 से 7 साल तो आराम से लगेंगे, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम। अच्छा, और अंगूर कितने साल में आता अगर अपनी बेल लगी हुई है तो? अंगूर तो दूसरे साल से फलना चालू होता है। थैंक यू। वो बेल के साइज पे डिपेंड करता है कितनी बढ़ गई है। ओके सर। कपल साहब क्वेश्चन आर आल्सो इज गोइंग। नीलम जोशी जी पूछ रही हैं, मेरे यहाँ पालक के सफेद से नक्ची आई है, क्या वो किड है, और उसको निकालने के लिए क्या यूज करना है? व्हाइट फ्लाइज हो गई होंगी जी शायद। जी जी। हाँ, तो उसके लिए आप वही नीम वाला जो मैंने आपको बताया वो आप यूज करिए, डेफिनेटली
उसका फर्क पड़ेगा। ओके सर, सपना जी का Vitalize हो रही क्वेश्चन है। होगी। हाँ, सपना जी का क्वेश्चन है सर, my Rajnigandha plant and my Asiatic lilies plants have not flowered at all. It been about 5 months since I planted. Please tell me what to do. देखिए रजनीगंधा या तो आपका बहुत ज्यादा घना हो गया होगा पॉट में, तो आप उसको थोड़ा सा रिपोर्टिंग करेंगे, तब आप तब उसके ये करेंगे। यदि उसके पत्ते ग्रीन है, क्या है जितने भी बल्ब वाले हैं, ये बल्ब वालों को बिल्कुल स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आई तभी इनका फ्लावरिंग होता है। उसको यदि वो इनको स्पेसिफिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी नहीं मिली तो इनकी फ्लावरिंग नहीं होती। तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। फिर भी यदि इनमें जड़ें ज्यादा हो गई हैं, गमले में बहुत ज्यादा घना हो गया है, तो भी वो फ्लावरिंग एकदम से नहीं करेगा। तो आपको गमला भी उसको थोड़ा सा बाइफरकेट करना जरूरी भी हो जाता है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अदरवाइज जैसे ही यदि सब चीज नॉर्मल है, तो जैसे ही इसको प्रॉपर एग्जैक्टली प्रॉपर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मिलेगा, वो फ्लावरिंग हो जाएगी। एनी जो बल्बस होते हैं, कोई भी हो, उसको ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। सर ये लास्ट दो क्वेश्चन प्रीति जोशी जी पूछ रही हैं। पहला क्वेश्चन है, बेस्ट सीजन टू प्रून लेमन ट्री एंड हाउ ऑफन इट शुड बी प्रून्ड। ये क्वेश्चन है। प्रूनिंग का तो सीजन मैंने बताया, वही 2 सीजन है। एक तो बरसात के शुरू में आप प्रून करें, या जब ठंड खत्म होती है उस समय आप प्रून करें। प्रूनिंग के कोई भी झाड़ के लिए वही सीजन बेस्ट है। ओके सर, और उनका दूसरा सवाल था, माय पीस लिली नॉट फ्लावरिंग ऑलमोस्ट अ ईयर ओल्ड। होगा फ्लावरिंग, या बहुत ज्यादा यदि गमले में कंजस्टेड नहीं हो गया तो वेट करिए, आप कोई करेगा। वो भी पीस लिली का भी वही जो मैंने आपको बताया ना, इट इज वेरी स्पेसिफिक। उसको प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिलेगी तो होगा। आप फर्टिलाइजर दें उसको, मतलब ये कंपोस्ट दें, वर्मी कंपोस्ट दें थोड़ा सा। उसमें यदि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको गौमूत्र का स्प्रे दें, वो देगा। कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो सीजन के ऊपर ही ये चीजें फ्लावर करती हैं। उनको एग्जैक्ट टेम्परेचर, एग्जैक्ट ह्यूमिडिटी मिलती है तभी वो फ्लावरिंग होती है। दे आर वेरी स्पेसिफिक। Narayan ji, you are in panelist room, so you can unmute your device and you can ask your question directly to sir. हेलो हेलो। नारायण सर, आप सुनाई दे रहे हैं, पूछिए सर। हाँ सर, मैं पूछूं क्या? हाँ पूछिए नारायण सर। सर मेरे टेरेस पे 20 वाटर लिली के टब्स है और 4 रियल लोटस है। हाँ अभी ये लगा कि मुझे 5 साल हो गए, फ्लावरिंग हाँ मेरा अच्छा आ रहा है, लेकिन अभी हाँ। रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो कब करने का रिपोर्टिंग? व्हेन टू रिपोर्ट इट? देखिए जब जैसे आपने मुझे बताया कि 4-5 साल हो गए हैं, यस सर। हाँ, तो रिपोर्टिंग उसको अब बहुत नेसेसरी है। यस इस समय आप देखेंगे, जैसा मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, बिना देखे मैं बता रहा हूँ कि उसमें आपको बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो गए होंगे। करेक्ट सर, करेक्ट। छोटे छोटे पत्ते बहुत आ गए हैं। बहुत आए यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा आप टेम्परेचर कम होने दीजिए। यस सर। वैसे मिड समर इज द बेस्ट फॉर बाइफरकेशन। ओके सर। तो लेकिन इस समय अपन रिस्क इसलिए नहीं लें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्मी है। गर्मी है, करेक्ट। वैसे पुणे में उतनी नहीं है, लेकिन है, गर्मी है वैसे। हाँ हाँ। सर और क्वेश्चन है, ऑनियन वाटर इज यूजफुल फॉर वाटर लिली और लोटस? मैं डाल सकता हूँ क्या ऑनियन वाटर? मैंने कभी यूज नहीं किया तो आई कांट से ओके अबाउट ऑनियन वाटर। बिकॉज मेरे को वरी है कमल की नहीं, लेकिन गप्पी फिश की है। सब में हाँ, गप्पी फिश है, उनको कुछ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हो हाँ। सकता है उनको इफेक्ट होगा ऑनियन वाटर का। नहीं यूज करें तो ज्यादा अच्छा। ओके सर। अभी आजकल काऊ डंग नहीं मिल रहा है मैन्योर, तो कौन सा मैन्योर यूज करना चाहिए? देखिए वैसे मैं बोलता जरूर हूँ काउडंग, लेकिन अच्छा मुरा हुआ काउडंग मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत मिल नहीं रहा है वो आजकल। इसलिए बेस्ट आप वर्मी कंपोस्ट पे शिफ्ट हो जाएं। वर्मी कंपोस्ट पे वो उसमें भी काउडंग ही रहता है। काउडंग को वर्म्स खा के बनाते हैं, तो ऑल दोस बेनिफिट्स आर देयर इन वर्मी कंपोस्ट। ओके सर। और एक क्वेश्चन है कि वाटर लिली में मेरे को न्यू वैरायटीज क्रिएट कर सकता हूँ क्या घर में, कलम करके या वो मुझे मालूम नहीं, कोई भी जो मैं लेके आया हूँ वही लगाए हुए मैंने। हेलो। बहुत मुश्किल है,
उसको आप वाटर लिलीज में न्यू वेराइटीज जो क्रिएट करते हैं, हाँ। वो आपका जो पेरेंट मदर प्लांट और फादर प्लांट जो कहलाएगा पेरेंट्स, वो Okay. दोनों एक ही वैरायटी के, एक ही जीन के हों, मतलब Okay. हार्डी हो। हम्म। आपको हार्डी और ट्रॉपिकल ये मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल। तो हार्डी और हार्डी आप मिक्स कर सकते हैं, ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल आप कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको आर्टिफिशियली उसका परागीकरण करना पड़ेगा। इट इज अ डिफिकल्ट एंड वेरी मच सेंसिटिव थिंग। कोशिश Okay. आप जरूर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपके पास Okay. इतने प्लांट हैं और Yes, sir. आपका इंटरेस्ट भी है, कोशिश करने में कोई Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। हेलो प्रीति हाँ। जोशी जी, आप अपनी डिवाइस को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो Can you हाँ hear जी, me? यस। Sir, I'm asking about my lemon tree only. How do you prune it? Just the top portion, or you remove the bottom, the below leaves also, which are on the lower portion? देखिए, प्रूनिंग का बेस्ट तरीका है कि जो बहुत बड़ी डालियां हैं, जो हाँ। बहुत हार्ड हो गई हैं और आपके बीच में यदि कहीं हिंडरेंस कर रही हैं, तो एक उनको काटना चाहिए। अदरवाइज जो बारीक बारीक छोटी छोटी डालियां अंदर उसको हवा खेलने नहीं देती, वो छोटी डालियां ही आप प्रून करिए। And how often do you prune? Once in a year? मतलब या once in a year is Once in a sufficient. हाँ, And how much do you water? Twice in a week is enough? it depends again, मैंने बोला कि आपके पानी की कंडीशन आप उंगली से देखिए कि वेदर उसको जरूरत है क्या। Acha, so this soil should not be dry in case of lemon tree also? नहीं, for flowering it needs drying, so that is only once in a year. No, once in a year मतलब गर्मी के आखिरी में हाँ। उसको पानी देना बंद कर दीजिए जब तक के उसके पत्ते मुरझा नहीं जाए। जैसे पत्ते मुरझा गए कि आप फिर से पानी दे दीजिए। वो के आखिरी में देखिए, अभी अपन मई में आए हुए हैं, मई एंड में हैं। आप किस जगह रहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मुंबई, मुंबई में तो खैर जल्दी मानसून आता है, तो मुंबई में इट विल नाउ इज द राइट टाइम फॉर मुंबई। So how many days I have to leave it? 15 days? नहीं, you cannot say that way. आपके पत्ते मुरझा जाएं तब तक। Okay, okay, okay. हाँ, अच्छा, दूसरा, यदि आपका ग्राउंड में है तो ग्राउंड में आप पानी कैसे देते हैं? उसको It's in a पाइप chemical drum. It's in a big drum, chemical drum. बिग ड्रम, ठीक है। तो देन यू हैव टू टेस्ट, ऊपर से उंगली से ही देखना पड़ेगा आपको कि पानी बराबर सॉइल मॉइस्ट है या नहीं। और जब आप पानी दें तो नीचे से निकलने तक के पानी दें, जिसमें पूरी सॉइल उसकी वेट हो जाए। So now I can allow the leaves to go. अभी आप उसको पानी देना बंद कर सकते हैं। Okay. 10-15 दिन तक के, जब तक के पत्ते बिल्कुल मुरझा नहीं जाए। उससे क्या होगा, आपकी फ्रूटिंग ज्यादा होगी। और यदि आपकी 12 महीने फ्रूटिंग वाला वैरायटी है तो वो भी करने की जरूरत नहीं। It is not yet fruited. A few fruits came before 2 years. Thereafter, nothing is coming. हाँ, तो then you have to give this treatment. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. ओके सर, सभी क्वेश्चन आंसर के एक संजीव सरकार जी बस एक पूछ रहे हैं, इलायची के पेड़ पर फल नहीं लगते हैं, ये संजीव सरकार जी ने अभी लिखा हुआ है। संजीव जी, आप किस जगह से हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में इलायची होती है कि नहीं होती जी। यदि आपका एरिया इलायची वाला है, स्पाइसेस वाला है, तो आपको उसमें फल आएंगे, नहीं तो उसमें फल नहीं आएंगे। सो सर, ऑल क्वेश्चन आर आंसर्ड सर। ठीक है, धन्यवाद साहब। आप लोगों का। हाँ, संजीव जी इज फ्रॉम एमपी, ही इज रिटन। एमपी में भी किधर? में भी, लेकिन एमपी में मेरा जहां तक ख्याल है पचमढ़ी वगैरह थोड़ा सा एरिया जहां स्पाइसेस हो सकते हैं, या बैतूल का पोर्शन है जहां स्पाइसेस हो सकते हैं, बाकी एरिया में स्पाइसेस नहीं होते। तो इलायची फल होना आई डोंट थिंक सो कि विल बी पॉसिबल। ओके,
Thank you, Paliwal Saab. I think it was such an informative workshop. I think whoever joined us has gone with more information. और इतना interactive session जिसमें इतने सारे question answers हों, I have attended so many webinars. आपका इकलौता है जिसमें all questions are answered in such details. So thank you so much for the amazing workshop. सबको whoever has attended will get a certificate from our end. And Paliwal Saab, if you want to say a thank you note. Yes, I thank you all. साथ में मैं ये भी कहूँगा कि आप सबको जो एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, उस पे आप अटेंटिव रहें, तो आगे भी इस तरह की जो भी, अब नाउ आई विल टेक टॉपिक वाइज वर्कशॉप. ये तो अभी मैंने एक एक दिन एक एक सेशन लेके इसको किया, जिसमें आपको एक जनरल आइडिया उस सब्जेक्ट के बारे में मिले. ज्यादा डिटेल के लिए 2 दिन, कम से कम 2 दिन एक एक सब्जेक्ट पे जरूरी हो जाते हैं. कभी किसी किसी सब्जेक्ट पे ज्यादा भी जरूरी होता है. वैसे अपन टॉपिक वाइज आगे ये लेंगे वर्कशॉप. My grandfather's web. और ये टॉपिक वाइज अपन लेंगे और हर टॉपिक पे एक एक वर्कशॉप होगी. वो आपको टॉपिक वाइज ही सब्सक्राइब करना रहेगा. वो ठीक है, टाइम विल डेवलप दोस थिंग्स. उसके लिए आप इंटरेस्टेड, आपको खबर पहुंचने के लिए आपके जो ये अपन व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे, उसमें आपकी प्रेजेंस रहेगी, तो आपको खबर आराम से मिल पाएगी. वहां पे इनके बारे में मैसेज मिलता जाएगा. जैसे आज अपन ने वाटर लिली लिया, वाटर लिली लोटस, लेकिन बहुत ही शैलो तरीके से ले पाए. ये कम से कम 3 दिन का है, कम से कम 3 दिन इसको जरूरत है. इसमें बहुत सारी डीप है. आपको बाइफरकेट कैसे करना है, नए प्लांट्स कैसे तैयार होंगे, ये सब चीजें हैं. लोटस के सीड्स आप कैसे जर्मिनेट कर सकते हैं, ये सब चीजें काफी डिटेल में आएंगी. उसको अलग से ही वर्कशॉप. ऐसे ही बाकी एडेनियम के भी वर्कशॉप को और लंबा होना है. यदि रोज का टॉपिक लिया है तो वो भी आगे जाके लंबा ही लेना पड़ेगा. सॉइल का वैसे भी अपन ने 2 दिन लिए, लेकिन 2 दिन भी आर नॉट सफिशिएंट फॉर इट. ये बड़े वर्कशॉप्स अपने को ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए लगते ही. तो वो अपन, आप आगे अटेंटिव रहेंगे तो आपको मालूम पड़ता रहेगा कि कब हो रहे हैं वो. और आप लोग यदि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे चाहते हैं तो वो भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यू वांट ऑन दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो अपन उस पे भी आगे देख सकते हैं. तो आप ये ग्रुप में जुड़े. ग्रुप में जुड़ने से आपका और मेरा कांटेक्ट भी बना रहेगा और आगे भी अपन एक दूसरे से संबंधित रह पाएंगे. जी सर. धन्यवाद. आप लोगों ने इतने अच्छे से पूरा वर्कशॉप सुना. सर बहुत से बारे पार्टिसिपेंट में Yes. थैंक यू कह रहे हैं सर आपको. A lot of participants are Yes. implementing the session. So हाँ. Kavita ji, Mahin ji, Sapna ji, सपना जी. Yes. have appreciated the session. हाँ. तो आगे जब ग्रुप आएगा, ग्रुप पे भी आपके कमेंट्स यदि आप डालेंगे कि व्हाट वाज एज पर यू, व्हाट वाज लैकिंग और व्हाट मोर शुड बी देयर, तो वो भी आगे अपन उससे उस तरह से कम्युनिकेट करके ध्यान दे सके. सो नमस्कार. काफी आप लोगों ने समय पिछले 10 दिन मेरे साथ बिताए, उसके लिए मैं बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ. Thank you. नमस्कार. Okay. Thank you so much, Thank sir. you sir. Okay. थैंक यू. Okay. Thank you. ओके. हैव अ नाइस टाइम. Okay. Thank you sir.